स्टार्ट करेंगे बच्चों आज की अपनी क्लास। कल मैंने थोड़ा सा बच्चा अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी थी 12th की। मैं फिर भी आप लोगों को अपनी कल की बात शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को मेरे साथ आ जाओ। ठीक, आप लोगों ने कई बच्चों से सुना होगा कि अकाउंटिंग में हमारे पास अकाउंट की 12th अकाउंट में 3 बुकें हैं। हाँ, एक्चुअल में अकाउंट में 3 ही बुकें हैं। मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। आपके पास 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में से 80 नंबर की थ्योरी है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। ऐसा ही सुना होगा, ऐसा ही सुना है जी, ऐसा ही है। ये जो 80 नंबर की थ्योरी है, थ्योरी का मतलब इसका आपको पेपर देना पड़ेगा एग्ज़ाम में जाके। इसमें से ये 2 पार्ट में ब्रेक हो रखी है 80 मार्क्स। ये पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए 60 मार्क्स है, पार्ट बी 20 मार्क्स है। मतलब अगर मैं इस बुक की बात करूं, बुक दिखाना बच्चे, ये वाली जो पार्ट है, अब आपने देखा होगा कि बुक काफ़ी मोटी हो रखी है और हर साल इसमें नए नए पेज जुड़ते ही हैं भाई, नए क्वेश्चंस आते हैं, पुराने को डिलीट हो जाते हैं। तो ये बुक बड़ी मोटी हो रही थी, तो टीचर ने क्या किया, आप ही कन्वीनियंस के लिए, ये जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए के अंदर वॉल्यूम 1 दिख रहा होगा आपको। तो इसने क्या करा, इस बुक को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। उसके 2 फ़ायदे हो गए। एक तो आपको मोटी बुक कैरी नहीं करनी पड़ रही, दूसरा उसे 2 बुक बेचनी पड़ रही है, उसके पैसे बन गए। तो ये हो गया पार्ट ए का वॉल्यूम 1, जो मेरे पास ये वाली है। इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, जो कि 36 मार्क्स की है। मतलब ये पुरानी बुक, ये पूरी मोटी सी बुक, ये पूरी 36 मार्क्स की है। ठीक है जी। अब बचे हुए कितने नंबर रह गए? 24, वो है वॉल्यूम 2। अभी आप लोगों ने बुक खरीदी होगी तो आप सिर्फ यही वाला वॉल्यूम खरीदना, पूरी इकट्ठी मत खरीदना, क्योंकि हो सकता है वॉल्यूम 2 के अंदर कुछ नए चेंजेस आ जाएँ। हो सकता है वॉल्यूम 2 ही प्रिंट भी ना हुआ हो। आप वॉल्यूम 2 मत खरीदना। अभी वॉल्यूम 2 है हमारे पास कंपनी, जो कि है 24 मार्क्स। तो हो गए 60 नंबर। तो एक ही बुक को 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो बुक एक ही है लेकिन उसके 2 वॉल्यूम बना दिए। तो आप ये कह सकते हो हाँ भाई हमारे पास 2 बुक हो गई इधर। और ये जो पार्ट बी है, मुझे दिखाना बुक जो आप लेके आए थे भैया, ये है पार्ट बी। देखो इसके ऊपर लिखा भी हुआ ओनली पार्ट बी। वो पार्ट ए के वॉल्यूम 2 थे, ये पास ये पूरा ये पार्ट बी है। इसे हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बुक 20 नंबर की। ठीक है जी। अब रही बात ये 20 नंबर के प्रैक्टिकल की। ये जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल भी इसी बुक में से बनेगा। मतलब अगर आप देखो तो आखिरी के कुछ पेजेस फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो ये बुक मतलब 20 की हो गई और 20 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल हो वो इसी बुक के ऊपर बनेगा। जो आपका वाइवा होगा इसी बुक से लिया जाता है मोस्टली। तो आप लोगों के सवाल इसी बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इस बुक के टोटल 6 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक। ये जो 6ठे नंबर का चैप्टर है ये 8 मार्क्स का है। ये बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं ये 12 मार्क्स के हैं। ये वेटेज CBSE ने दी हुई है कि इस चैप्टर की वेटेज, इस चैप्टर को हम बोलते हैं कैश फ्लो। तो ये चैप्टर 6 8 मार्क्स का है और बाकी ये 5 चैप्टर 12 मार्क्स के। इस चैप्टर में तो कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आ जाए वो कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे एक जो पास रिकॉर्ड को देखते हुए बोला जाता है, जो चैप्टर नंबर 5 है वो 4-5 नंबर तक हर साल वेरी करता है। 6 भी आ जाता है, 4 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। ये चैप्टर नंबर 3 और 4 ये 3 नंबर से 4 नंबर तक चले जाते हैं। 3 का भी आता है क्वेश्चन, 4 का भी जाता है। और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन हर साल 3 मार्क्स का आ ही रहा है, फिक्स है। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आ रहा है इसका, कई सालों 10 साल से आ रहा है। तो हम कहते हैं कि 3 मार्क्स का है ये। इस चैप्टर का कुछ पता नहीं, इसमें क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी कभार नहीं भी आता। ठीक है जी। तो अगर पूरी अकाउंटिंग में कहीं थ्योरी है तो थ्योरी वाला चैप्टर ये 2 है। मतलब जहाँ आपको कुछ लिटरली रटना पड़ेगा। मैं कहूँ मुझे रट ले, और आपने रट दिया और आपने उस रटे हुए आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। इस बुक की बात हो गई ख़त्म। इस बुक की खास बात ये है
कि मान लिया अगर आपको चैप्टर नंबर 1 नहीं रटा गया तो बाकी चैप्टर नंबर 3 और 4 आपको करने थोड़े से मुश्किल पड़ता है। चैप्टर नंबर 4 फिर होगा ही नहीं और फिर चैप्टर नंबर 6 भी नहीं होता। मतलब चैप्टर नंबर 3 रटना ज़रूरी है। ठीक है जी, क्लियर। 11वीं की बेस अकाउंटिंग और 12वीं की बेस में यही अकाउंट में यही फ़र्क है कि जैसे आप लोगों के पास 12th क्लास में टोटल 22 चैप्टर थे। जनरल एंट्री थी, सब्सिडरी बुक था, BRS था, लेजर था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, अब उसमें से हो सकता है आप लोगों को 22 में से 4 चैप्टर ना आते हों। डेफिनेशन हो सकता है आप लोगों को ना आता हो, या आता हो कुछ थोड़ा बहुत आता हो, थोड़ा बहुत ना आता हो, आपने छोड़ दिया हो। ठीक है ना, हो सकता है आपको रेक्टिफिकेशन ना आता हो, छोड़ दिया हो आपने, तो वो काम चल जाता है वहाँ। लेकिन 11वीं की अकाउंटिंग ऐसी नहीं है। 11वीं अकाउंटिंग मुझे एक फ़्लो से चलती है कि आपको पहले दिन से पढ़ना है और जब तक पूरी बुक नहीं ख़त्म होती तब तक वो फ़्लो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा मत सोचना इस तरह अगर मुझे चैप्टर 1 नहीं आता तो क्या मुझे 2 आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, क्योंकि मैं बार बार जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा उसमें बार बार चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस आता है। जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा उसमें चैप्टर नंबर 3 का रेफरेंस आएगा, 3 पढ़ाऊंगा उसके अंदर 4 के अंदर 3 का रेफरेंस आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए 12वीं की अकाउंटिंग 11वीं से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बच्चों की एक एक चैप्टर नहीं छूटते, बच्चों की पूरी पूरी बुक छूट जाया करती है, क्योंकि वो थोड़ा लेट ज्वाइन करता है या थोड़ा बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, कहीं 10 दिन कहीं पढ़ लिया, 5 दिन कहीं पढ़ लिया, किसी का समझ में आया, किसी का नहीं समझ में आया, तो इस हिसाब से बच्चों की पूरी बुक छूट जाएगा। तो खासकर वो जो एक्सपेरिमेंट लगता है वो इस बुक पर लगता है, क्योंकि हर कोई टीचर शहर में कहीं भी दुनिया जान में पढ़ लेना, बुक भले ही बदल दे, मतलब राइटर भले ही बदल दे कि मैं डी के कॉलेज से पढ़ा रहा हूँ, कोई TS से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बुक यही पढ़ाएगा 36 नंबर ये पार्टनरशिप। और आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली प्री बोर्ड 1 होंगे वो इसी से, वो क्या कहते हैं PA1 होते हैं, वो भी इसी से होंगे। तो इसी बुक को पूरी बुक 40 नंबर ही छूट जाया करती है बच्चों की, और आखिरी तक भी फिर बुक समझ में नहीं आती। बच्चा कहता है सर मेरी पार्टनरशिप नहीं हुई, मेरी पार्टनरशिप करा दो, बस मेरी पार्टनरशिप करा दो, वो होती नहीं। इस बुक के अंदर टोटल आपके पास टोटल 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 और 5, हर एक का एक दूसरे से लिंक है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 5। अगर आप ये 4 चैप्टर होने के बाद अगर आप 5 चैप्टर आप में से वैसे भी समझोगे, मैं वैसे भी समझवा देता हूँ, समझाना का रटवा देता हूँ चैप्टर को, है प्रैक्टिकली, लेकिन एक तरह रट लेता है बच्चा। इसका इन चैप्टर से ज़्यादा कुछ खास लेने देना नहीं है, लेकिन ये चैप्टर चारों 1 से 4 ये इंटरलिंक है एक दूसरे से। ठीक, और ये चैप्टर होपफुली हमारे ये पूरी बुक जुलाई या अगस्त के 15 दिन तक ख़त्म हो जाती है। जुलाई मतलब ये मान लो अप्रैल मई जून और जुलाई के 15 दिन से ऊपर, या जुलाई को 4 महीने में बुक ख़त्म हो जाती है ये वाली। फिर थोड़ा सा इस पे टाइम लगता है, 1 महीना, एक इस पे लगते हैं होपफुली 40 दिन या कभी कभी 50 दिन लग जाते हैं, और इस बुक पे भी ऐसे ही लगते हैं 40-50 दिन। ठीक है ना, मतलब ये 2 बुक एक और ये एक तरफा, ये अकेला 4 महीने का कोर्स है और ये बचा हुआ 3 या 4 महीने का अलग कोर्स है। मतलब मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर के मिड में हम सिलेबस खत्म करा देते हैं हर कोई। ठीक है जी, जिससे आप लोग अपने प्री बोर्ड 1 या 2 या जो भी आपके स्कूल में वो दे सकेंगे फुल्ली। ठीक है, तो नवंबर में हमारा लास्ट है कि नवंबर खत्म करके दिसंबर जनवरी फरवरी आप लोगों का रिवीजन होता है 3 महीने। यहाँ तक कोई डाउट है? सिलेबस मैंने बता दिया कि क्यों आप लोगों को ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ोगे, जहाँ भी पढ़ोगे सीरीज से पढ़ना, वरना 12वीं अकाउंटिंग बहुत ही मुश्किल है और ईजी है अगर आप पढ़ रहे होंगे रेगुलर। जैसे मैंने वो रील भेजी थी ना, आप लोग आज ही भेजी थी मैंने वो रील, ठीक है ना, तो रील चलो मैं आप लोगों को जाते हुए दिखाऊंगा, जिसने देख ली हो तो समझ ही गया, ठीक है ना, और जिसने नहीं देखी उसे मैं जाते हुए दिखा दूंगा कि वो रील क्या थी। चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। पर पार्टनरशिप की कहा ना हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। 11वीं की क्लास में आप लोगों ने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वो आपने पढ़ी थी जब आप 11th क्लास में आए थे मेरे पास, आपने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बच्चों, एक आदमी होता है, उसकी मतलब जितनी भी आपने 11वीं की अकाउंटिंग पढ़ी थी, जहाँ 11वीं खत्म होती है 12वीं वहीं से शुरू होती है। ये मान लो आपने कल तक बाहुबली 1 देखी या धुरंधर 1 देखी और आज आप धुरंधर 2 देखने आ गए, ऐसा सब कुछ हुआ। ठीक है जी, तो जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी तो उसके अंदर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो उसके अंदर आप क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। सब नहीं बनाया था मेरे यहाँ तो। उस प्रॉफिट एंड लॉस से आप क्या ढूंढा करते थे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ढूंढने के बाद वो जो भी आया करता था क्या करते थे, उसे आप एक बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाई होगी, और यहाँ पे आप लिखते थे कैपिटल। और उस कैपिटल में मान लेता हूँ कैपिटल आपके पास 1 लाख रुपए की है,
और प्रॉफिट आपके पास आ गया सपोज करो 20,000 रुपये, तो इस प्रॉफिट को आप इस नेट प्रॉफिट को इस कैपिटल में जोड़ देते थे। ऐसे ही करते थे, ड्राइंग होती लेस कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे 11वीं क्लास में? क्योंकि 11वीं क्लास में आपकी दुकान थी एक और उसका मालिक भी था एक, सिंगल ओनरशिप, दुकान एक है, उसका मालिक एक है, ठीक है जी। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा किसे बिलोंग करेगा? भाई इसी का प्रॉफिट है सारा। अगर कोई लॉस भी आए तो वो भी इसी का। और कैपिटल आपको पता ही है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो जो भी इन्वेस्ट किया वो तो उसका है ही, और जो साल के अंत पे उसने प्रॉफिट कमाया वो भी उसी का। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो, अब आपके मालिक हो गए 2, क्योंकि आपने कहा सर हम पढ़ रहे हैं। अब आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप 12वीं क्लास में, ये 12वीं की है, 11th में आप लोगों ने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप। दुकान तो एक ही है, लेकिन उसके मालिक 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर? 50, ठीक है ना। ये बात आपने 11वीं में पढ़ी थी। तो अब ये जो प्रॉफिट आएगा, भाई प्रॉफिट निकालने के लिए चाहे आप कितना भी कोई सा भी बिजनेस कर लो, प्रॉफिट निकालने के लिए एक ही अकाउंट बनता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया चाहे आप 11वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, बीकॉम पढ़ो, कहीं भी दुनिया जानने पढ़ लो, किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस ही अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए। नेट प्रॉफिट भी आ सकता है और नेट लॉस भी आ सकता है। अब नेट प्रॉफिट जब आप फाइंड कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप में भी, कल तक तो ये जो प्रॉफिट था ये एक को मिला करता था। अब ये प्रॉफिट में इसका भी हिस्सा हो सकता है जिसका नाम ए है, मान लेता हूँ, इसमें कुछ हिस्सा बी का भी हो सकता है, कुछ तो हिस्सा होगा। मान लेता हूँ ये प्रॉफिट 20,000 रुपये का आ गया, कल तक तो ये सारा प्रॉफिट ये रख लेता था, भाई उसी के कैपिटल उसने पैसा दे दिया। अब इस प्रॉफिट को आपको ए को भी देना पड़ेगा, बी को भी देना पड़ेगा। हो सकता है भाई मैं कह रहा हूँ 20,000 में भले ही चाहे ए के 8,000 रुपये हैं और बचे हुए सारे बी के हैं, तो लेकिन है तो पैसा तो उसका भी है। तो अब आपको इस प्रॉफिट को बांटना है। कल तक नहीं बट रहा था ये, कल क्यों नहीं बट रहा था? क्योंकि सोल पार्टनरशिप थी। आज आप पार्टनरशिप में आ गए तो अब आपको प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। तो उस बांटने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए अकाउंट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही 12वीं क्लास में प्रॉफिट को बांटने के लिए अकाउंट बनेगा इसके नीचे ही। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके नीचे एक और अकाउंट बनेगा जो कल तक नहीं बन रहा था। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है मैं क्या गा रहा हूँ? बच्चा डाउट ही आता है 10 दिन पढ़ने बाद, कह रहा सर एक बात तो बताओ। मैं कहा क्या? कह रहा सर 11वीं क्लास में क्यों नहीं बना रहे थे हम? हाँ, और डाउट आ जाता है, कह रहा सर 11वीं क्लास में तो ऐसा मैंने कभी अकाउंट बनाया ही नहीं था। मैं कहा बच्चा 11वीं क्लास में हम सोल पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं। देखो देर सवेर आपको क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्वेश्चन आप लोगों को सबको रट जाते हैं। लेकिन जब उसका रीज़न पूछा था भाई ऐसा क्यों, क्या जी देखो मुझे रीज़न तो पता नहीं, मुझे तो क्वेश्चन करना आता है, वो काम मत करना। अगर आप लोगों का टारगेट 100 नंबर का है तो, अगर आप लोगों का टारगेट 90, 85, 80 है तो बच्चों काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चा टारगेट 100 नंबर का कि 100 में से 100 लाने हैं, तो उसे एक एक चीज़ की गहराई का पता होना चाहिए। ठीक है जी। मेरे यहाँ जो इस बार बच्चे ने, मुझे लग रहा है कि 100 नंबर आते उसका 1 या 1.5 नंबर कम आएगा बस, उसका ही बस कुछ किस्मत हो गई, उसके वरना उसे आता सब कुछ ही था। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्रॉफिट को बांटने के लिए। बात समझ में आई? हम क्या पढ़ेंगे? क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, बुक तो आपने कहा ना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, हम खरीद के ले आया बुक। अब इस बुक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखो जी, इस बुक में हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं। मैं इस चैप्टर को 1 से कराऊंगा। ठीक है जी। कुछ टीचर इस चैप्टर को 2 से कराते हैं, पहले 2 कराते हैं फिर 1 कराते हैं। मैं चैप्टर 1 ही कराऊंगा, सीधी से चलूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास जो थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी में सबसे पहला ही टर्म आ रखी है हमारे पास। बुक नहीं है हमारे पास, यहाँ एक और एक्स्ट्रा बुक पड़ी तो थी मेरे पास, शायद दे दी मैंने किसी को। एक वेट अ मिनट, लो जी, इससे बुक। ठीक है जी। तो बुक के अंदर हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ इंट्रोडक्शन कि
हमने 11वीं क्लास से 12वीं क्लास की अकाउंटिंग में चेंज क्यों लाए? भाई ऐसा कुछ तो रीज़न होगा ना कि कल तक तो आप जब अकाउंट्स कर रहे थे तो आप सिंगल ओनरशिप पे बिजनेस कर रहे थे, ऐसी क्या ज़रूरत आने पड़ी कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के पार्टनरशिप में कर दिया? भाई कुछ तो कमी रही होंगी। अगर मेरा अकेला बिजनेस में चला रहा था तो इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि भाई मैं कहा यार अब बहुत हो गया अकेले बिजनेस, एक और ले आता हूँ, या सोचा शुरुआत में सोचा कि अकेला नहीं करता, 2 लोग मिलकर करेंगे बिजनेस, या 3 करेंगे, 4 करेंगे, ऐसा क्या होगा? क्या रीज़न रहा होगा? क्या लगता है आप लोगों को? सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां रही होंगी भाई एक चीज़ को छोड़ने का रीज़न क्या होगा? उसके अंदर कुछ कमी होगी तो छोड़ता हूँ मैं उसे, इसी में कुछ कमी नहीं है मैं उसे क्यों छोड़ूंगा भाई? सारा तो प्रॉफिट मेरा ही था। तो देर आर सर्टेन लिमिटेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशन वी हैव टू शिफ्ट आवर बिजनेस। ये और जरूरी नहीं कि भैया मैं पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में ही था, मैंने बिजनेस स्टार्ट ही पार्टनरशिप से करी, जरूरी नहीं है। मैं और मेरा भाई हमने बिजनेस स्टार्ट पार्टनरशिप में किया। तो देर आर सर्टेन लिमिटेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन वी स्टार्ट अवर बिजनेस इन पार्टनरशिप। ठीक है, हमने अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में किया। ठीक है, वो कमियां क्या थी मैंने आपको बता दिया कि एक आदमी के पास लिमिटेड कैपिटल हो सकती है, लिमिटेड मैनेजर स्किल्स हो सकती है और लिमिटेड ही नॉलेज हो सकती है। ठीक है जी, तो उन नॉलेज को दूर, उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी। पहले बुक पेज पे लिखी हुई है, इटैलिक्स में लिखी है, पार्टनरशिप पढ़ेंगे उसके मतलब समझेंगे। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। हु हैव एग्री, जो एग्री किए, जिन्होंने एग्री किया किस बात पे? प्रॉफिट को बांटने के लिए। ठीक है जी, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब समझ में आया इसका? इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने आपस में बैठ के एग्री किया का मतलब हाँ करी कि हाँ भाई एक काम करते हैं हम सब मिलके, या हम सब में से मिलके कोई एक बिज़नेस को चला लेता है। जैसे हम यहाँ 3-4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, मैं अकेला एक नॉलेजेबल हूँ, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पैसों की मुझे ज़रूरत है, लेकिन आपकी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। आप मुझे पैसे ला दो और मैं बिजनेस को रन करूंगा, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे, जिस भी रेशियो में होगा। हो सकता है 25-25-25-25। या मैंने कहा सर एक काम करूँगा 60 मेरा, बाकी 40 में 20 आपको दे देंगे और 10 आपको दे देंगे। आपने कहा ठीक है सर, तो आप लोगों ने उस पर एग्री किया। एग्री का मतलब आप लोगों ने अपनी हाँ दी कि हाँ सर कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आप लोगों ने अपनी एग्री किया तो हमने क्या बना लिया कि एग्रीमेंट बना लिया। उस एग्रीमेंट में मैंने भी साइन किए, मेरे भी पॉइंट लिखे गए कि भाई 60% प्रॉफिट मेरा, आप लोगों ने भी लिखा कि जी 20% मेरा, इसने भी कहा 10% मेरा, इन्होंने भी कहा 10% मेरा। तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमने एक एग्रीमेंट बना लिया। तो पार्टनरशिप जो बनती है वो एग्रीमेंट से बनती है। क्लियर है? बाय नॉट बाय एन ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में आगे बात करूँगा। ठीक, थ्योरी बचा। और एक और बात, 12th क्लास की पार्टनरशिप में, या पूरी 12th क्लास की पार्टनरशिप को अकाउंटिंग में कहीं पे भी आपको ऐसे डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन रिजर्व आया था 11वीं क्लास में, एक बहुत कॉमन डिफरेंस है जो आता है। ऐसा डिफरेंस भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते थे। 12वीं क्लास में से कहीं कोई डिफरेंस नहीं मिलेंगे किसी भी एग्ज़ाम में आपके। अगर आपके होम एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो मैं कहता नहीं, लेकिन बोर्ड में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है। पहले आया करते थे जब 1 नंबर में या 3 नंबर में पहले आया करते थे, जब तक एमसीक्यू नहीं आए थे। जब से एमसीक्यू आने शुरू हुई, ये थ्योरी आनी बंद हो गई है। क्लियर है? कैसे आप सोचोगे भाई मैं क्यों आगे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीएल एंड पीएल एप्रोप्रिएशन। आपने सोचा, आपने जोर ला के रट्टा मार के आगे, मैं कहा बच्चे तो किसी काम का नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है जी, तो हमारे पास बच्चे कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप की, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो थ्योरी आएगी 1 नंबर में एमसीक्यू के फॉर्म में, वो भी बच्चों आपको इन्हीं में से निकल के आएगी। ठीक है जी, अलग से आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बोल के बताएंगे? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है भाई? 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में जो पहला पॉइंट है हमारे पास फीचर का, वो है 2 और मोर पर्सन। मतलब पार्टनरशिप की जो पहला फीचर है वो कहता है एक हमारी पार्टनरशिप में कम से कम 2, जिसे हम मिनिमम बोलते हैं, और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन 2 होने ही चाहिए। और 2 वो होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हों।
अगर किसी आपने ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कॉन्ट्रैक्ट करने के ही लायक ना हो एज़ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हम उस पार्टनरशिप को वैलिड नहीं मानेंगे। मतलब अगर मैंने सपोज़ करो मैं तो 18 का हूँ और आप लोग 18 के नहीं और मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर लूँ, तो देन इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है जी। या मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट कर लूँ जो अनसाउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड का दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वो डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखता, तो वो भी पार्टनरशिप हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है। एक और बात, कोई ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो, उसे लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है भाई ये आदमी किसी लायक नहीं है और इसे कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ये मैक्सिमम की लिमिट जो है ये इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा एमसीक्यू, वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक पार्टनरशिप मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं, आपने कहा हाँ जी ये तो सबको ही पता है, वो ये पूछेगा बताओ ये जो 50 की लिमिट है ये किस एक्ट ने दी है। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वो पहला ऑप्शन देगा पार्टनरशिप एक्ट, 1932 में बनी थी मुझे पार्टनरशिप एक्ट, गांधी जी से भी पुरानी है पार्टनरशिप एक्ट। भाई हम तो आज़ाद 49 में हुए थे, ठीक है ना, मतलब गांधी जी का भी सहयोग रहा होगा इसमें, हो सकता है कुछ अंग्रेज बना के चले गए थे, उसी एक्ट को हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। एक ऑप्शन देगा कंपनी एक्ट 2013, एक देगा कंपनी रूल 2014 और एक और ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दीज। और बच्चा ऑल ऑफ दीज देखते ही वेरी गुड ले ऑल ऑफ दीज दे, ज़रूरी नहीं है भाई कि ऑल ऑफ दीज। एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पूछा आउटस्टैंडिंग सैलरी किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। कह रहे ऑल ऑफ दीज यार ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, कि कोई पर्टिकुलर आइटम या तो वो रियल होगा, पर्सनल होगा, नॉमिनल होगा। ये तो आप लोगों को पता है ना पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, वो भूल मत जाना, वो काम की चीज़ें हैं वो। हाँ तो आपके हिसाब से वैसे अंदाज़ा मार रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ, तो कौन सा एक्ट होगा? बिल्कुल गलत जवाब। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक पार्टनर की कितनी लिमिट है ये बात बता रखी है कंपनी रूल 2014 ने। और अगर ये रूल, ये एक्ट का नाम नहीं है कंपनी रूल, कुछ और ऑप्शन दे रखा है उसने और नाम दे दिया मिसलेनियस एक्ट 2013 या कुछ और नाम दे दिया उसने, तो फिर कंपनी एक्ट 2013 है ऑप्शन सही जवाब। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। बच्चा कहता है सर जब मैं पार्टनरशिप पढ़ रहा हूँ तो पार्टनरशिप ही नहीं बताएगा। एक बात बताओ सर, अकाउंट्स की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन किस किताब में होंगे? लेकिन सर आप तो कह रहे हो फिजिक्स की किताब में लिखा हुआ है अकाउंट्स की बात, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा है, पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं इस बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने कभी बताया ही नहीं। तो आपने से जब उसने बताया नहीं तो फिर कंपनी एक्ट क्यों बता रहा है? कंपनी एक्ट 2013 या कंपनी रूल 2013 क्यों बता रहे हैं? पहले इस बात को समझ लेते हैं बच्चों। एक्ट 2 तरह के होते हैं, आपकी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। एक्ट 2 तरह के होते हैं, एक छोटा एक्ट होता है और एक बड़ा एक्ट होता है। अगर कभी कोई छोटा एक्ट कुछ अपने बारे में नहीं बता पा रहा, उसमें कुछ रह गई बातें, तो चाहे तो उस एक्ट में संशोधन कर लो, ठीक कर लो, अमेंडमेंट कर लो, कुछ बात नहीं, या उस एक्ट को छोड़ दो, यार इतना पुराना एक्ट उसे क्या चीज करोगे, ऑलरेडी बना हुआ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा एक्ट है, इससे बड़ा एक्ट है कंपनी एक्ट। कंपनी तो बड़ी होती है ना भाई, सोल पार्टनरशिप इतनी सी होती है, पार्टनरशिप इतनी बड़ी होती है, कोऑपरेटिव थोड़ी सी और बड़ी, कंपनी तो इतनी बड़ी होती है। कंपनी समझते हो ना, जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है जी। तो कंपनी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट से बड़ा एक्ट है। तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो कंपनीज एक्ट उस बारे में बता सकता है। कोई भी एक्ट अगर अपने बारे में नहीं बता रहा तो बड़ा एक्ट उसके बारे में कुछ बात बता सकता है। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है कि लिमिट तो बता रखी है, लेकिन किसने बताई लिमिट, सवाल ये आता है एग्जाम में। और वो लिमिट है कंपनीज एक्ट 2013। अगर रूल बता रखा है तो रूल का बताना, रूल नहीं है तो एक्ट बताना। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे पास फीचर है पार्टनरशिप में वो क्या है? एग्रीमेंट। तो दूसरा पॉइंट है वो है एक पार्टनरशिप में, मैंने बताया था ना पार्टनरशिप एक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कब बनती है? जब हम लोग एग्री करते हैं।
एग्री करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे। वो एग्रीमेंट हो सकता है आपका ओरल भी हो जाए। ओरल का मतलब है मैं कहा भाई एक काम करो, आप तीनों 1-1 लाख रुपए दो और मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, टोटल हो जाएंगे 8 लाख रुपए, बिजनेस करेंगे बढ़िया सा, ठीक है ना। आधे पैसे मैं रख लूँगा और बचे हुए आधे मैं आप लोगों में बांट दूंगा, ठीक। ये एग्रीमेंट ओरल हो गया। आप लोगों ने कहा सर आपसे पढ़ते हैं, आप पे विश्वास है, तो ये एग्रीमेंट ओरल हो सकता है। हाँ जी, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है अगर हमारे पे एक दूसरे में ट्रस्ट की इश्यूज़ नहीं है। लेकिन ये भाई कहता सर मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, ठीक है ना, कि सर मैं तो मान लूँगा लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो सर मेरे पापा की तसल्ली के लिए सर कुछ कागजी कार्रवाई हो जाती तो बेहतर हो जाता। सर वैसे मुझे डाउट नहीं है आप पे, लेकिन मेरे थोड़े से ना पापा हैं, कहीं वो मेरे घर पे मारे, 1 लाख रुपए भी ले गया और कुछ एग्रीमेंट भी लाया और ऐसे ही कह रहा है हाँ सर बचा हुआ पैसा मेरा, कल को तेरे सर कहने लगे पैसा बचा ही नहीं, तो क्या कर लेगा भाई। तो भाई एक काम कर, एग्रीमेंट ओरल की जगह रिटर्न करवा ले। एग्रीमेंट अगर हमारे बीच में सब कुछ सही है तो ओरल भी चल जाता है, अगर एग्रीमेंट रिटर्न चाहिए तो रिटर्न भी चल जाता है। पार्टनरशिप में ये बात है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, जगह नहीं ओरल तो नहीं होता, रिटर्न नहीं होता है। ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। क्लियर। तीसरी बात, ठीक है जी, ऐसा आ जाता है एग्जाम में बच्चे ये चीज़ों को ट्रू फॉल्स किससे आंसर पूछ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है जी। करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, कौन से कितने ट्रू है कितने फॉल्स है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। आप जो बच्चे पार्टनरशिप करोगे उसमें आपका बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जब आप बच्चे पार्टनरशिप में आओगे तो उस पार्टनरशिप में आप कुछ बिजनेस करते हो। ये नहीं कि मैं तो खाली था ही आप लोगों को जोड़ लिया, मैं कहा चलो एक काम करते हैं गायों की सेवा करेंगे और हम घूम रहे हैं गायों को चारा खिलाते हुए अपने पैसों से और हम सेवा कर रहे हैं। भाई हमारा जो बिज़नेस होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए और दूसरी बात उसके अंदर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। नहीं कि मैं सोशल कॉज के लिए काम करता हूँ, नहीं, बिज़नेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और सबसे वो लीगल बिज़नेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बिज़नेस की स्कीम है, एक काम करते हैं खेती करेंगे, किसकी, गांजे की, ठीक है ना, बिज़नेस भी है, प्रॉफिट तो अंधाधुंध है, ठीक है ना, और इलीगल बिज़नेस है। नहीं, बिज़नेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और बिज़नेस लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार ने उसे मना कर रखा हो, बिज़नेस प्रॉफिट और लीगल बिज़नेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेंगे हाँ आपकी पार्टनरशिप है। फोर्थ पॉइंट है जी हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये बस आप सुन लेना, सुनने से आपका काम चल जाएगा, आपको रटने पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रीडिंग भी मार लो घर जाए तब भी समझ में आएगा, नई रीडिंग करोगे पॉइंट देख लोगे तब भी समझ में आएगा। जो बच्चे बिजनेस होना चाहिए उसमें हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है। अगर सपोज करो बच्चे मैं बिजनेस में जो कमा रहा हूँ उसमें से सारे पैसे खुद रख लेता हूँ और आपको थोड़े थोड़े पैसे दे देता हूँ एज अ सैलरी के तौर पे, तो भैया वो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हुई। प्रॉफिट शेयरिंग में ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास अगर 50 है तो चाहे इनके बाद 10% है या कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। 5% इन्हें मिल रहा है, बचा हुआ 35% इन्हें मिल रहा है, तो प्रॉफिट शेयर होना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा तो भैया वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। सारा पैसा मैं ही रख रहा हूँ, आप लोग क्या दे रहा हूँ, मैं कहा ये तो मेरे एम्प्लॉय हैं, तो भाई फिर आप लोग हम पार्टनरशिप में कहाँ हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट 5th पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज पार्टनर। प्रिंसिपलशिप रिलेशनशिप एज वेल एज एजेंट, ये लिखा हुआ है जी। हर एक पार्टनर बिजनेस का ओनर भी है, प्रिंसिपल भी है, ओनर का मतलब प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है। इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चों मैं पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ और आप लोग भी मेरे पार्टनर हो, हम 4 लोगों की पार्टनरशिप है और मैंने कल को कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी व्यक्ति से, उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे हो जाता है, हमें हो जाता है लॉस, तो कल को ये नहीं कह सकते हम नहीं जानते विजय सर को कौन है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट में थे ही नहीं। भाई साहब जब मैंने वो रिप्रेजेंटेशन दी थी तो मैंने एज अ प्रिंसिपल रोल प्ले किया था, अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी कि मैं ओनर हूँ, और साथ साथ जब मैंने ओनर की तरफ से काम किया था तो मैं आपके भी, आप तो गए नहीं मीटिंग में, मैं था तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा था एज एन एजेंट। जब बच्चे कोई व्यक्ति कभी किसी कंपनी दवाई लेके आता है या कहता है जी मैं इस कंपनी का एजेंट हूँ, तो एजेंट क्या मतलब है, वहाँ कंपनी थोड़ी बोल रही है, उस कंपनी का एक एजेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे ही हर एक प्रिंसिपल
हर एक ओनर बिजनेस का प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एंड। इसका सिंपल सी भाषा में है कि मेरे करे हुए काम आप लोगों को बाइंड कर देंगे। कल को अगर लॉस हो जाए, आप ये नहीं कहते हम नहीं भरते लॉस, और आपके किए हुए काम मुझे बाइंड कर देंगे। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट से कल को लॉस हो जाए तो उस लॉस को आप मुझे ही भुगतना पड़ेगा, और मेरे किसी कॉन्ट्रैक्ट से आपको फ़ायदा हो जाए तो फ़ायदा आप लोगों में बटेगा, लॉस भी आप लोगों में बटेगा। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात है। नेक्स्ट आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल। ये छठा पॉइंट है कि भाई ज़रूरी नहीं कि बिजनेस हम सबको ही करना पड़े। ऐसा है कि सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी में भर के ला रहा हूँ, मैं कहा हार्दिक तू भी बैठ और चलो सुबह दुकान पे, सुबह चारों मिलके दुकान का शटर खोल रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, और रोज़ जा रहे हैं आ रहे हैं, मगर अरे सब लोग कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर हम लोगों में स्किल्स है तो भैया काम बांट लो। आप लोगों में स्किल्स नहीं तो मैंने कहा यार मैं कर लूँगा, भैया तुम कर रहे हो, पैसे दे देना बस, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हिसाब साल के अंत पे कर लेंगे, लेकिन तुम लोग कर रहे हो। तो एक भी कर सकता है, सब लोग मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। बिजनेस की वजह कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब बिजनेस और ओनर एक ही है। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा हूँ मैं बच्चे, लेकिन मैं अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा, मैं अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो डिस्कशन नहीं करूँगा। अकाउंटिंग के हिसाब से बिजनेस और ओनर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये अलग है, ये अलग है। ये अकाउंटिंग की व्यू पॉइंट है, मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चे मैं लीगल की बात करूँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बिजनेस ही है, ओनर की अलग है, मतलब ओनर और बिजनेस कोई अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। कल को अगर हमारे बीच में कोई झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा कोर्ट तक चला जाता है, तो कोर्ट को मैं ये नहीं कहता जा कर ले बिजनेस से बात, मैं तो बोलता नहीं, तो कहा भाई तू ही बिजनेस है और बिजनेस ही तू है। बिजनेस और ओनर कानून की नज़रों में एक ही है, क्योंकि वो सेपरेशन ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं बनाए गए थे। लॉ ने आपकी पार्टनरशिप को नहीं बनाया था, पार्टनरशिप को बनाने वाले हम लोग थे, जो लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट पर साइन किए थे। ये आप लोगों में विश्वास था और हम लोगों ने ओरल एग्रीमेंट किया हुआ था। ठीक है जी। और लास्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं उन सब की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर इस बिजनेस से सपोज करो 10 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से, और अब वो लोन चुका नहीं पा रहे, तो ये जो ओनर है इस लोन के लिए पर्सनल लाइबल हो जाएंगे। मतलब इन्हें अपने घर की संपत्ति बेच के भी वो 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोगों ने बिज़नेस किया और हम बिज़नेस के पैसे नहीं चुका पा रहे, तो जिस घर में हम बैठे हैं भाई ये भी जाएगा, जो आप लोगों का घर है वो भी जाएगा। ठीक है जी। और जो आपके पर्सनल एसेट हैं, खेत खलियान गाड़ी बंगला, वो भी सब भी बिकेगा, और वो चीज़ें बैंक की भरपाई के लिए। ठीक है जी। पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। LLP आपके पास नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास पार्टनरशिप, एक पार्टनर के राइट लिखे हुए हैं, एक पार्टनर के क्या हक होंगे। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, मेरा कुछ खास पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है जी। पार्टनरशिप के राइट क्या होंगे आपके हिसाब से? अगर हम पार्टनर बनेंगे तो आपके क्या राइट होंगे? एक वैसे ही तुक्का मार दो। प्रॉफिट में आपका हिस्सा होगा, और आप जब चाहे अकाउंट्स देख सकते। आपने सर मैं बिजनेस करता हूँ, कल कोई आ गया कह रहा सर मुझे अकाउंट दिखा, मैं कहा कौन है तू? कह रहा सर मैं पार्टनर हूँ। मैं कहा निकल यहाँ से। मैं ऐसा नहीं कह सकता, मुझे इसे अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये अकाउंट को चेक भी कर सकता है, अगर चाहे तो उसकी कॉपी भी रख सकता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे आए। यही रात को 2 बजे आ रहा है, अरे सर अकाउंट दिखाइए एक बार, प्रॉपर टाइम पे आए। ठीक है जी। है हाँ, बजाय मैं कोई कुछ काम कर रहा हूँ और ये आ गया, ये भी देख रहा है, मैं क्या कर रहा है? क्या मैं भी देख रहा हूँ? मैं ना देखना नहीं। ये कोई भी बिजनेस के अंदर अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। ठीक है जी। हर एक पार्टनर के पास राइट है, कुछ राइट है, पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। 2 सबसे खास बात लिखी है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर क्या है बच्चे? अगर आपने बिजनेस किया, जैसे सपोज करो बच्चे हम चारों मिलकर एक दुकान, एक फैक्ट्री स्टार्ट करी चप्पल बनाने की। ठीक है जी। इससे बड़ा अच्छा बिजनेस लगा, इसने कहा यार क्यों ना मैं पार्टनर रहते रहते एक और पड़ोस में एक और फैक्ट्री लगा देता हूँ। नहीं, आप अपने बिजनेस में अगर आप पार्टनर हो तो उसकी कंपटीशन में दूसरा बिजनेस सेम नहीं खड़ा कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो उससे कमाने वाला सारा प्रॉफिट आपको बिजनेस में ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे हो जाए लॉस, तो लॉस आपका है। क्लियर है? जैसे इसने एक फैक्ट्री और लगा दी, हमारी फैक्ट्री का नाम है ABCD बिजनेस, इसने XYZ शुरू कर दी, XYZ से प्रॉफिट आया वो हमें देना पड़ेगा, लेकिन अगर XYZ से लॉस आ रहा है इसे वो लॉस दे रहा ही है भाई। ठीक। दूसरी बात बच्चे, हम सब पार्टनरशिप में पार्टनर हैं। ठीक है जी। आप लोग तो यहाँ आते नहीं, सारा बिजनेस मैं देख रहा हूँ, सारा पैसा मैं संभालता हूँ, बैंक में मैं जाता हूँ, बैंक का मैनेजर मुझे जानता है। कल को बच्चे मेरे दिमाग में आया यार बैंक स्टॉक मार्केट बड़ा नीचे गिरा हुआ इस वक्त कोरोना इसकी वजह से, वॉर की वजह से, क्यों ना यार मैं थोड़े से बिजनेस के पैसे निकाल के मार्केट में लगा देता हूँ, और 10 लाख रुपये मैंने निकाल के मार्केट में लगा दिए, और कल को भगवान की दुआ से 2 साल बाद वो पैसे 10 के 20 हो गए।
तो जो भी बिजनेस के पैसे को मैंने यूज़ करके कुछ अलग से पैसा कमाया, वो पैसा मुझे बिजनेस में देना पड़ेगा। रात दिन उस पैसे को मैं रख लूँगा। ये नहीं कि मैं कहूँगा अरे 10 लाख ही तो लिए, ले 10 लाख रुपए, नहीं, जो 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट कमाया वो भी मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है जी। या ज़रूरी नहीं है मैं बिजनेस का फर्म पैसे यूज़ करूँ, हो सकता है मैं फर्म की कोई एसेट यूज़ कर लूँ और फर्म के एसेट यूज़ करके मैं कोई पैसा कमा लूँ, तो वो पैसा भी बिजनेस का ही है। ठीक है जी, खत्म होगी बात। पार्टनरशिप डीड समझते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को कहा, अभी मैंने कहा था कि भैया एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो ये भाई ने कहा सर एग्रीमेंट रिटर्न होगा। मैंने कहा चलो एग्रीमेंट रिटर्न कर लेंगे। मैं कहा बता भाई, तू बता फिर, लिख क्या लिखवाता है भाई, तू तुझे विश्वास ही नहीं है। कह रहा सर मुझे वैसे तो पता नहीं क्या लिखना है, आप ही बता दो क्या लिखना है। मैं कहा तू गैस कर क्या लिखवाना चाहता है भाई तू। जब मैंने कह दिया कि भैया प्रॉफिट 50% मेरा, बाकी 10-20% तुम्हारा, बाकी 15-15 ही निकाल। कह रहा सर यही लिख दो कि 50% अभिषेक सर आपका, मेरा 20%, मेरा नाम लिख दो, हर्षित का प्रॉफिट, हार्दिक का प्रॉफिट 20% है। चल भाई ये लिख देते हैं। क्या हिसाब हो सकता है कि आपके क्या पॉइंट आ सकते हैं कि उस एग्रीमेंट में आप लिखवाना चाहोगे? अंदाजा मार के बताओ। होगा, हो गया प्रॉफिट रेशो। और क्या लिख सकते हो? पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, उसे एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है। फर्म का नेम, फर्म का नाम, भाई पहले फर्म का नाम क्या लिखोगे? उस फर्म के कितने पार्टनर हैं? भैया मैं भी हूँ, आप लोगों का नाम, आप लोगों के पते, आप लोग कहाँ रहते हो। ठीक है जी। हम सब ने हाँ किस टाइप का पार्टनर, स्लीपिंग कौन है, एक्टिव कौन है, ये बात लिखी नहीं हो रही। वाह वेरी गुड गुड। ठीक है, ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई। देखो मैंने कहा था कुछ ऐसे कुछ पॉइंट भी आ सकते हैं आपके दिमाग में जो इसमें लिखी थी। ये एक लिस्ट है बच्चे, ये पॉइंट आपके दिमाग में कुछ नया पॉइंट है। कल इस बच्चे के दिमाग में पॉइंट आ गया था, ये कह रहा था कि सर अगर कोई पार्टनर बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा, उस टाइम में सैलरी नहीं मिली चाहिए। मैं कहा हो सकता है ये बात, अगर हम उस चीज़ पर एग्री करते हैं तो हाँ भाई। इसने कहा कि सर एक काम करोगे, अगर आप में से कोई छुट्टी पे चले गए, छुट्टी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं कहा एग्री करते हो? ये कह रही नहीं मैं तो नहीं एग्री करती। मैं कहा मैं भी नहीं एग्री करता। तो एग्री नहीं हुआ तो एग्री नहीं हुआ, एग्री हो गए, सबके साइन होंगे, बात खत्म हो गई। तो जो भी आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा है, जैसे कहा सर पार्टनर के टाइप लिख दो कि एक्टिव कौन है, स्लीपिंग कौन है। पार्टनरशिप देख के बता दूंगा मैं कि भाई अच्छा एक्टिव ये है और स्लीपिंग है, घर सोए रहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी नहीं दूंगा, एक्टिव को सैलरी भी मिलनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसे जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं वो लिख देना उसके अंदर। पार्टनरशिप डीड का एक और भी नाम है, ये है क्वेश्चन खास काम का। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम क्या है? इसके हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। लिख मार्क कर लो इसे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप डीड। उसने खुद बड़े बोल्ड कर रखा है, उस बोल्ड को आप मार्क कर लो। ठीक है जी, ठीक है जी भाई साहब मार्क कर लो। ठीक है जी। और भी कुछ पॉइंट आ रहा है आपके दिमाग में कि सर हमने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, अभिषेक सर ने कितने पैसे लगाए, आपने कितने लगा, वो लिख दो। ठीक है जी, वो सब लिखना चाहो लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्रीमेंट ओरल हो सकता है तो भैया रिटर्न करवाने में तो खर्चा होगा। ओरल में क्या है, मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया, कहानी खत्म हो गई। रिटर्न में क्या होगा? खर्चा। उस खर्चे से बचने के लिए मैं एग्रीमेंट नहीं करवाऊँ। तो देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ तो खासियत होगी पार्टनरशिप डीड की। पहला खासियत क्या हो सकती है, एक बार बताओ आप ही लोग। देर आर सर्टेन ट्रस्ट इशूज़। तो भैया अगर हमें एक दूसरे पे थोड़ा विश्वास सा नहीं है, ठीक है ना, तो पहली बात तो पार्टनरशिप करनी ही चाहिए अगर विश्वास ही नहीं है। पर फिर भी विश्वास तो है, लेकिन माइंड भी जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ कल को लड़ाई ना हो जाए। तो बेटर क्या है, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसमें कल को लड़ाई होगी, डिस्प्यूट बात कर लेंगे, बैठेंगे उसमें। कल को मैंने प्रॉफिट में मैंने कहा था वो जो 50 मेरा और बचा हुआ आपका, बचे में सोच रहा था कि 30 मेरा और 10-10 इनका, वो सोच रहा था 30 मेरा 10-10 इनका, ये सोच रही 30 मेरा 10-10 इनका। मैं कहा बाकी आप लोगों में बांट देंगे जैसे भी होगा। अब इसे लगा कि यार मैं तो हीरो हूँ, सारा काम मेरे ऊपर, तो मुझे ही मिलेगा अभिषेक सर के बाद प्रॉफिट जो भी होगा 30% में। इधर लगा मुझे मिलना चाहिए, कल को लड़ाई होगी, तुम तीनों 30% मेरा। ठीक है जी, तो अब लड़ाई सॉर्ट ऐसे करूँगा भैया, पार्टनरशिप डीड तो नहीं थी, तो बेटर है कि एक डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड बना ली जाए, उसमें आदमी के नाम के बाद लिख दिया जाए कि इतना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। कल को लड़ाई होगी, सबके पास होगी, कॉपी होगी, लेके आ जाओ भाई, देख लो, बैठ के बात कर लो। देख अभिषेक सर के बाद तो 50 लिखा, 30 तो इसके बाद लिखा था, आपके बाद तो 10 लिखा हुआ था, आप 30 सोच के बैठे तो आपके साइन भी हैं, देखो उस टाइम नहीं पड़ी थी आपने पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, तो डिस्प्यूट सॉल्व होने में ईजीनेस रह जाती है, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो भी दूर हो जाती है। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, और भी कुछ बातें हैं
जो मैंने आज आपको बताया आज की क्लास में एग्जाम में हो सकता है एक आध नंबर का क्वेश्चन बन जाए जस्ट थ्योरी वाला, ठीक है जी, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ तक बनता ज़रूर है। अब बात ये आती है कि हमारे बीच में जैसे भाई हम सब तो कॉमर्स वाले हैं, हम सब ने तो अकाउंट पढ़ भी रखी है, और अकाउंट्स पढ़ रखी है, हमने बिजनेस भी पढ़ रखी है, उसमें हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस भी पता है। कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है जी, वरदान हो गया, एक उद्धव हो गया, ये डबल डी आएगा, HAV आएगा, हाँ रिजल्ट मैंने बनाया था इसका, ठीक है जी, उद्धव। इन बेचारों को बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन आइडिया पैसे लगाने का बहुत बढ़िया आइडिया था। इन दोनों ने मिलके, इसने 10 लाख रुपए लगा दिए, इसने 1 लाख रुपए लगा दिए, मेहनत दोनों बराबर कर रहे थे, आइडिया इसका था, पैसे इसके पास थे, इन्होंने पैसा कमाया, इस 11 लाख रुपए लगा के कल को 5 लाख रुपए इन्होंने कमा लिए, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट बटना भी चाहिए, अकेला होता तो सारा प्रॉफिट मेरा, तो दिक्कत ही नहीं आ रही थी। अब पार्टनर हो गए, पार्टनरशिप में आ गए, तो इस प्रॉफिट को बटना चाहिए। पार्टनरशिप डीड के बारे में दूर दूर तक नहीं पता, इन्हें पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज़ भी होती है पार्टनरशिप डीड, क्योंकि ये साइंस से है, एक साइंस का एक ह्यूमैनिटीज़ का बेचारा और गरीब आदमी है, ठीक है ना। तो अब इस प्रॉफिट को हमें बांटना है। वरदान कह रहा है भाई मेरे तो 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, और तू कहीं दुनिया जान में जाके पता कर ले, जिसके पैसे ज़्यादा लगे होते हैं उसे ही प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। वो कह रहा है यार मैं दुनिया जान की पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है जिसका आइडिया होगा पैसे उसे ज़्यादा मिलेंगे। आइडिया तो मेरा था, तुझे आइडिया था इस बिज़नेस का दूर दूर तक, मैं तो तेरे पास वैसे ही आ गया था कि देख मेरे पास बिज़नेस आइडिया है, और तूने कहा मेरे पास पैसे हैं तो हम बिज़नेस कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि मेरा हिस्सा ज़्यादा है, ये कह रहा है मेरा ज़्यादा हिस्सा, दोनों में हो गई लड़ाई, एग्रीमेंट था नहीं, ठीक है जी। तो अब क्या किया जाए आपके हिसाब से कि दोनों की लड़ाई छुड़वा दी जाए? नहीं वो भाई फिर तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो एक वाइज आदमी की तरह अगर आपसे पूछा जाए, बात बिल्कुल सही कही है, इसी को हम बोलते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी, या पार्टनरशिप डीड वर्बल थी, ओरल थी, या आपके पास पार्टनरशिप डीड थी तो, लेकिन उसके अंदर ये पॉइंट नहीं लिखे हुए थे, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, पार्टनरशिप डीड आप बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपके दिमाग से पॉइंट निकल गया। जैसे इसने भी एक नया पॉइंट बता दिया कि सर पार्टनरशिप डीड का पार्टनर का टाइप बता दो, वो आप लिखना ही भूल गए, ठीक है जी। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, या वर्बल एग्रीमेंट है, या वो पॉइंट ही नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये 6 बात बताऊंगा, और ये 6 बातें मैं पूरे 4 महीने तक गाऊंगा, और ये आपको तब भी याद नहीं होगा। मैं आज बताऊंगा, कल पूछूंगा कर फिर गलत, परसों फिर पूछूंगा फिर गलत, और जब बुक खत्म हो गई फिर मैं आगे फिर तो बिल्कुल ही भूल जाओगे। और बात बिल्कुल सिंपल सी है। क्या बात है? पहली, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या वर्बल एग्रीमेंट है, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पैसे ज़्यादा हैं और किसके पैसे कम हैं। दोनों में या जितने भी पार्टनर हैं उन सब में इस प्रॉफिट को इक्वली बांट दो। मतलब 2.5 और 2.5। आप ऐसा 3 होते, 3 से डिवाइड करते, 4 होते, 1,25,000, 1,25,000, 5 होते, 1-1 लाख रुपए कर देता। जितने भी पार्टनर उनमें बराबर बांट दो कि वह डील नहीं थी। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर हमारे पास, इसने कहा चल कोई बात नहीं प्रॉफिट तो बराबर बांट लें, लेकिन भाई ये तो तू मानता है कि मेरे पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं। कह रहा यार इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तेरे पैसे ऑलरेडी ज़्यादा लगे हुए हैं। कह रहा देख अगर मैं ये पैसे तेरे बराबर ही लगाता तो मुझे भी 1 लाख लगाने पड़ते, मैं 9 लाख फालतू लगाए, और अगर ये पैसा मैं बैंक में जमा करता तो मुझे ब्याज ना मिलता। FD पे भी 6% का इंटरेस्ट है मरे से मरा, तो यार वो पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। वो कह रहा नो इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। आपने सर क्यों नहीं मिला इंटरेस्ट? कि हमारे पास डीड नहीं है भाई। अब डीड ही नहीं है तो मैं किस रेट से इंटरेस्ट दूँ? ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तीसरी बात, ये भाई कहता है देख भाई, ये तो तू मानता है कि तू तो घर बैठा सोया रहता है, तू तो एक दिन भी नहीं स्कूल आया, ना तूने हाफ रील दिए थे, ये तुझे ही पता है। मैं ही सारा बाहर दौड़ धूप कर रहा था, ठीक है ना, और रोज़ साइकिल पे ढूंढ ढूंढ के क्लाइंट मैं लेके आया करता था, तो यार मुझे सैलरी नहीं मिलनी चाहिए यार ऐसा। मैं तो एक दुकान पे एक लड़के की तरह ही काम कर रहा था, ठीक है ना। तो ये कह रहा है यार मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नो सैलरी। भाई अगर सैलरी चाहिए थी तो डीड बनाते, अगर आपको इतनी अकल थी तो डीड बना लेते, उसमें लिख देते, मैं दे देता। जब डीड नहीं है तो मैं कितने रुपए सैलरी दूँ आपको? 500 रुपये महीना, 5000 महीना, 1 लाख रुपये महीना, कुछ तो अमाउंट हो। मेरे पे क्या अमाउंट है कहीं? जिस टाइम एक्ट बना होगा 1932 में, उस टाइम 1932 में 50 रुपये वैल्यू बहुत थी, ठीक है जी। आज 50 रुपये वैल्यू कुछ भी नहीं है। 50 रुपये तुम्हारे स्कूल सर फाइन में ले लेते हैं तुमसे, चाटे मार के। बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे पास अमाउंट नहीं है ना, कैसे अमाउंट डिफाइन कर दूँ मैं? इसी के साथ एक और पॉइंट है, इसी को यहीं क्लियर कर रहा हूँ। सैलरी के साथ कमीशन भी अगर कोई कहे, ये कहे कि देख भाई तू भले ही साइकिल पे घूम घूम के क्लाइंट ढूंढ रहा था, लेकिन उन क्लाइंट के पते तो मैंने ही दिए तुझे, और सारे क्लाइंट मेरे द्वारा आए, मेरे पापा के द्वारा आए। हमने तो तूने आइडिया भी नहीं सोचा, लेकिन तेरे कस्टमर तो नहीं था, कस्टमर तो मैंने बताया, कस्टमर वहाँ है, जा उससे अप्रोच कर, मेरा नाम ले दियो, और उसने तभी सामान लिया। तो यार हर सेल पे मुझे 2% कमीशन नहीं मिलनी चाहिए, या 1% कमीशन? मेरा कमीशन तो होना चाहिए। वो कह रहा नहीं, कोई कमीशन नहीं, ना सैलरी है ना कमीशन। चाहिए थी तो पार्टनरशिप डीड बनाते, उसमें लिखते, मेरी साइन कराते, अपने साइन करते, ले लेते, मैं मना नहीं कर रहा। पैसे तो थे हमारे पास, डीड ही तो नहीं थी। फोर्थ बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में ड्राइंग कर रखी है, ड्राइंग पता है आप लोगों को क्या होती है? क्या होती है? बिल्कुल, जो पैसा बिजनेस से मैंने अपने घरेलू उपयोग के लिए निकाला उसे ड्राइंग बोलते हैं। अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर रखी है तो उससे उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं लूँगा। अगर इंटरेस्ट चाहिए था तो डीड बना लेते। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने ऐसा लोन दिया हुआ है, लिया नहीं दिया हुआ है, तो उस लोन के ऊपर से इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा 6% पर एनम। आपने सर ये रेट कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोन पे इंटरेस्ट उसका हक है, उसे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो आप सर रेट इंटरेस्ट मिले तो कितना मिलना चाहिए? मेरा 6% पर एनम। अब ये बात 6% पर एनम इतनी सिंपल नहीं है, मैं बात थोड़ी चेंज करता हूँ। ये देख, ये कल आया था, अभी कन्फ्यूज हो जाएगा। हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, और हमने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट 2 मिलेगा लोन पे। 2 मिलेगा 6 मिलेगा? 2। हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, उसमें लिखा है 2% इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे। 2 मिलेगा 6 मिलेगा? 2 मिलेगा। बच्चे मैंने कहा था इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो ये पॉइंट चलते हैं। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी है तो भाई उसमें है, तो ये कोई मिनिमम रेट नहीं है कि 6 तो मिलना ही चाहिए। बच्चों ऐसा लगता है अबे 2 6 यार, ये कोई मिनिमम रेट नहीं है, ये एक रेट है। अगर आपके पास रेट नहीं है तो है ये। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा है 8 मिलेगा, तो 8 मिलेगा 6 मिलेगा? 8 मिलेगा। ये पॉइंट तब है जब डीड नहीं है। डीड है तो डीड देख लो ना भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? अब आपने कहा सर आप तो कहते हैं इतना सिंपल नहीं है, और भी कुछ घुमाओ इसे। घुमाते हैं लोग। ध्यान से सुनना, ये है
उद्धव। फेमस हो जाएगा साल भर, इन दोनों को यूज़ करूँगा साल भर। पूरे अकाउंट तूने कह रहा मेरी वीडियो देखे, सारी वीडियो में ये दोनों क्या भाई, हम तो कॉमर्स में है भी नहीं। ये हो गया उद्धव। उद्धव ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो इसे ये बिजनेस है, तो इसे इस बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। किस रेट से? 6%। सिर्फ 6% नहीं है, पर एनम भी याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन रहता है 6% पर मंथ, या है ये तो 3-6 कर दिए इसने। मैं तो 6 याद करके आया था, वो कहाँ है 5-8 लिखता, मैं 6 ढूंढ देता, वो 3-6 लिख देता है। क्या 6% पर एनम, 6% पर मंथ? कह रहा मैं तो 6 याद करके आया था, पर एनम था या पर मंथ था वो मुझे याद नहीं आ रहा। पर एनम है, याद रखना इसे। वो इसमें नहीं, वो इसमें खेल जाता है, कह रहा ये तो मुझे याद ही नहीं है। हाँ, आपको क्या लग रहा है?